इस कहानी की लेखिका हैं R.N. सोनिया। कोहिनूर राजावत। ये कहानी है एक लड़की कोहिनूर राजावत की, जो एक राजकुमारी बनकर पैदा हुई, पर उसने जीवन जिया एक गरीब और अनाथ की तरह। चाहे कोई कितना भी धनवान बनकर पैदा हो जाए, अगर उसके भाग्य में दुख लिखा है तो भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। कहते हैं ना, जो जितना कीमती होता है उस पर खतरा भी उतना ही सादा होता है। रमन राजावत एक अमीर खानदान से हैं। राजावत एम्पायर के इकलौते वारिस हैं। उनकी शादी वैभवी से हुई, जो बहुत रूपवती तो थी ही, साथ ही साथ एक कोमल हृदय की स्वामिनी भी थी। रमन राजावत और वैभवी की शादी को 5 साल हो चुके थे, परंतु अभी तक भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। राजावत मेंशन एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए बेताब था। रमन राजावत वैभवी से बहुत प्यार करते थे, फिर भी वैभवी बच्चे न होने की वजह से बहुत परेशान रहती थी। जबकि रमन राजावत उन्हें समझाते रहते थे कि ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब भगवान चाहेंगे तभी हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। समझती तो वैभवी भी थी, परंतु अपने दिल को वह समझा नहीं पाती थी। फिर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली और शादी के 5 साल बाद वैभवी माँ बनने वाली थी। इस खबर से राजावत मेंशन में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई खुश था। रमन जी के माता पिता भी बहुत खुश थे। वैभवी का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। उनकी सास तो उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनवा कर खिलाती, और कभी कभी तो इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी किचन में घुस जाती और बहू के लिए कुछ अच्छा बना कर लाती। 9 महीने बाद वैभवी ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया। राजावत मेंशन को फूलों और रोशनी से सजाया गया। बहुत उत्सव मनाया गया। हर और खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। जब रमन जी ने उसे अपनी गोद में लिया तो उन्हें वे बिल्कुल एक कोहिनूर की तरह लग रही थी। बच्ची बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम कोहिनूर राजावत रखा। रमन जी ने पंडित जी को बुलाकर वैभवी की कुंडली तैयार करवाई। रमन जी ने जब बच्चे के भविष्य के बारे में पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने पोथी खोली और काफी देर तक सारा हिसाब लगाने के बाद बोले, वैसे तो बिटिया बहुत भाग्यशाली है, परंतु अपने जीवन में बहुत कष्टों का सामना करने के बाद ही वह अपना सुखमयी जीवन जी पाएगी। यह सुनते ही रमन जी बोले, ये आप क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? हम अपनी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे, और फिर उसके जीवन में कष्ट कैसे आएगा? हम कष्टों को उसके पास पटकने भी नहीं देंगे। रमन जी की इस बात पर पंडित जी ने कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो इसके भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। और ये कहकर पंडित जी चले गए। रमन जी पंडित जी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने मन में कहा, एक पिता होने के नाते मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी बच्ची कष्ट सहन करे। मैं उसके जीवन से कष्टों को दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा। कोहिनूर के आने से राजावत मेंशन की हवा ही बदल गई। कोहिनूर का आलीशान कमरा दुनिया भर के खिलौनों से भर दिया गया था। उसके लिए एक से एक कपड़ों के अंबार लग गए। उसके आगे नौकरों की लाइन लग गई थी, जो कोहिनूर के जरा से रोने से आगे पीछे दौड़ने लगते। टीका लगने से जब कोहिनूर को बुखार चढ़ता तो जब तक कोहिनूर ठीक नहीं हो जाती, पूरे राजावत मेंशन में किसी भी नौकर को सोने की परमिशन नहीं थी। उस समय एक डॉक्टर को तैनात कर दिया जाता था, जो कोहिनूर को चेक करने के लिए हरदम तैयार रहता था। कोहिनूर की आंखों से एक आंसू गिरने नहीं दिया जाता था। किसी को भी कोहिनूर को छूने की परमिशन नहीं थी। समय बीतता रहा और कोहिनूर इसी तरह लाड प्यार में पलती रही, और अब वे 2 साल की हो गई थी। तभी पता चला कि वैभवी फिर से माँ बनने वाली है। सब बहुत खुश थे। समय बीता और वैभवी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राजावत मेंशन में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। रमन राजावत ने अपने बेटे का नाम अभय राजावत रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमन राजावत और वैभवी अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, परंतु कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी उन्होंने अपने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। कोहिनूर 3 साल की थी। शाम का समय था। रमन जी ऑफिस में थे। तभी घर से फोन आया कि कोहिनूर सीढ़ियों से गिर गई थी और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। रमन जी जल्दी से ड्राइवर के बिना ही गाड़ी लेकर चले गए। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे। उनके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड पीछे गाड़ी से आ रहे थे।
रमन जी ने गाड़ी बहुत तेजी से चलाई हुई थी। वे हॉस्पिटल से अभी थोड़ी दूरी पर ही थे, तभी उनकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी आ गई। उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, उनकी गाड़ी तो बच गई, लेकिन वो दूसरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी के अंदर एक फैमिली बैठी हुई थी, पति पत्नी और एक 5-6 साल की बेटी थी। टक्कर बहुत जबरदस्त लगी थी। गाड़ी में बैठे पति पत्नी और बच्ची को काफी चोटें आई थी। रमन जी ने अपनी गाड़ी रोकी और उस गाड़ी को देखा। पीछे पीछे आ रही उनके बॉडीगार्ड और असिस्टेंट ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। उन्होंने अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड से उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए कहा। उन्होंने उनको उसी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जहां पर उनकी बेटी एडमिट थी। रमन जी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और उनको एडमिट करवा के वो उस रूम में पहुंचे जहां उनकी बेटी एडमिट थी। उनकी पत्नी भी वहीं थी। कोहिनूर के सिर में चोट लगी थी और डॉक्टर्स ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो बहुत दुखी और परेशान हो गए। उधर उस फैमिली में से पत्नी और बच्चे की हालत नाजुक थी। कुछ घंटे मौत और जिंदगी से जूझते हुए उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। पति, जिसका नाम सुधीर था, चोट तो उसको भी अच्छी खासी आई थी, पर वो बच गया। जब उसने अपनी पत्नी और बेटी की मृत्यु का समाचार सुना तो वो दहाड़ मारकर रोने लगा। अगले दिन रमन जी ने उसकी पत्नी और बेटी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी करवा दी। सुधीर को हॉस्पिटल की वैन से शमशान ले जाया गया क्योंकि उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं थी। सुधीर ने रोते रोते अपनी पत्नी और बेटी को मुखाग्नि दी। सुधीर ने अपनी पत्नी और बेटी का अंतिम संस्कार तो कर दिया, परंतु वो अपनी पत्नी और बेटी की मौत का जिम्मेदार रमन जी को मानने लगा। रमन जी भी हादसे से बहुत दुखी थे। सुधीर की पत्नी और बेटी की अस्थियां कलश में करके हॉस्पिटल उसके पास पहुंचा दी गई थी। रमन जी ने सुधीर को आर्थिक मदद देने की भी कोशिश की थी, परंतु सुधीर ने कहा कि इन पैसों से मेरी पत्नी और बच्ची वापस नहीं आ सकती, क्या करूंगा मैं इन पैसों का, और उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अभी सुधीर हॉस्पिटल में ही था और कोहिनूर को भी अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया था। सुधीर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। रमन जी को उनकी पत्नी और बेटी के साथ देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे रमन जी से बदला लेने की सोचने लगा। वो रमन जी को वही दुख और तकलीफ देना चाहता था जो उसने सही है। वो उन पर नजर रखने लगा। रमन जी और उनकी पत्नी जब से कोहिनूर हॉस्पिटल में थी तब से वो घर नहीं गए थे, हॉस्पिटल में ही थे। जिस रूम में कोहिनूर एडमिट थी वे काफी बड़ा रूम था। वो वीआईपी रूम था। उस रूम में हर फैसिलिटीज मौजूद थी। सुधीर को एक बार रमन जी उस रूम में अपनी बेटी और पत्नी से मिलवाने के लिए लाए थे। तब उसने उस रूम को अच्छी तरह देख लिया था। उन्हें हॉस्पिटल में 4 दिन हो गए। कोहिनूर अब ठीक थी और सुबह को उसको छुट्टी मिलनी थी। सुधीर मौके की तलाश में था। कोहिनूर के रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे। उसने कंपाउंडर को पैसे देकर उन बॉडीगार्ड्स के खाने में नशीली दवाई मिलवा दी, जिसका असर कुछ समय बाद होता था। उसने पैसे देकर जो सर्वेंट रमन और उनकी पत्नी को खाना सर्व करता था, रमन जी के खाने में भी वही दवाई मिलवा दी। कुछ समय बाद सुधीर बाहर आया और उसने देखा कि बॉडीगार्ड्स बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल में भी सन्नाटा छा गया था। वे धीरे से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा रमन जी और उनकी पत्नी भी बेहोश थी। उसने अपने हाथ में एक खंजर लिया हुआ था। वो वैभवी को खंजर मारना चाहता था पर मार नहीं पाया। फिर वो कोहिनूर के पास आया और उसको खंजर से मारना चाहा पर मार नहीं पाया, क्योंकि वे भी एक बेटी का पिता था, इसलिए उसे मारते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं रमन को ऐसी सजा दूंगा जिसके जख्म वे मरते दम तक नहीं भूलेगा। जैसे मैं अपनी बच्ची की याद में तड़प रहा हूँ वे भी तड़पेगा। उसने कोहिनूर को गोद में उठा लिया और चुपके से बाहर आ गया। वो अपने कमरे में गया, कोहिनूर के ऊपर एक चादर डाल दी। उसके बाद अपनी पत्नी और बेटी की अस्थियों का कलश उठाया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वो रेलवे स्टेशन गया। उसे एक ट्रेन खड़ी दिखाई दी। वे कोहिनूर को लेकर उसमें चढ़ गया। वो ट्रेन दिल्ली जा रही थी। वो भी दिल्ली चला गया। रास्ते में ट्रेन जब नदी के ऊपर से गुजरी तो उसने अस्थियों के कलश का मुंह खोलकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वो अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली तो जा रहा था, पर अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो कोहिनूर को ले तो आया था, पर अब वे उसका क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कोहिनूर को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता था
और अपने पास भी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसके पास खुद का भी कोई ठिकाना नहीं था। दिल्ली पहुंचने तक तो कोहिनूर आराम से सोती रही। वे बीच में भूख के कारण कई बार जागी, पर सुधीर ने उसे कुछ न कुछ खिला दिया। वो 5-6 साल की बेटी का पिता था, तो उसे बच्ची को कब क्या जरूरत पड़ेगी सब जानता था। कोहिनूर बेहोशी में ही थी। शायद उसने भी थोड़ा बहुत खाना उस खाने से खाया होगा जिसमें नशे की दवाई मिली हुई थी, इसलिए वे चुपचाप सोती रही। पर अब सुधीर को ये लग रहा था कि अगर ये जाग गई तो अनजान जगह और अनजान लोगों को देखकर कहीं रोना शुरू न कर दे। जब सुधीर दिल्ली पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। वो कोहिनूर को लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया और उसको लेकर सड़कों पर भटकने लगा। चलते चलते उसकी नजर एक अनाथालय पर पड़ी। उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने सोचा कि इतने अमीर बाप की बेटी जब एक अनाथ की तरह पलेगी और उसके लिए वो जिंदगी भर तड़पेगा, तब रमन को पता चलेगा कि किसी अपने से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। उसने कोहिनूर को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और चला गया। अनाथ आश्रम वालों ने कोहिनूर को उठा लिया और अंदर ले गए। उधर जब सुबह को रमन और वैभवी की आंख खुली और कोहिनूर को अपने पास नहीं पाया तो हंगामा मच गया। वैभवी का रो रो कर बुरा हाल था। थोड़ी देर में ही पुलिस कमिश्नर उनके सामने था। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि सुधीर भी गायब है। जल्दी पता चल गया कि इस सब के पीछे सुधीर है। पूरा शहर छान मारा गया, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रमन जी की भी हिम्मत जवाब दे रही थी। रात हो गई पर कोहिनूर को ढूंढ नहीं पाए। वैभवी तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो तो बस एक ही रट लगाए जा रही थी, मेरी कुहू को कहीं से भी लेकर आओ, मेरी कुहू को कहीं से भी लेकर आओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पता नहीं कितने दिन बीत गए, पर कुहू और सुधीर का कहीं कोई पता नहीं चला। उधर अनाथ आश्रम में कोहिनूर की आंख खुली और उसने अपने आप को किसी अनजान जगह और अनजान लोगों के बीच देखा तो वह रोने लगी। एक दिन में ही कोहिनूर आसमान से जमीन पर आ गई थी। कहाँ महल में रहने वाली कोहिनूर कि उसके जरा सा रोने से पूरा राजावत मेंशन हिल जाता था। कहाँ अब ये कोहिनूर कि उसको चुप करने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसे और सारे बच्चों के साथ ही रखा गया। जो सबको मिलता वही उसको मिलता। कितने ही दिन तो कोहिनूर अनजान जगह और अनजान लोगों को देखकर अपने मम्मी पापा को याद करके बहुत रोई, पर उसको यहाँ किसी ने चुप नहीं किया। और तो और बार बार रोने पर उसे डांट भी पड़ी। उसे तो पहली बार डांट पड़ी थी, इसलिए वे बहुत डर गई। उस नन्ही मासूम बच्ची को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कुछ क्या हुआ। तू अपने घर से यहाँ कैसे पहुंच गई? पर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि यहाँ रोने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ तुझे वो प्यार नहीं मिलेगा जो वहां पर मिलता था। वो पूरा दिन चुप रहने लगी। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में सिर हिला देती। धीरे धीरे वो अनाथ आश्रम के माहौल में ढलती गई। राजकुमारी से गरीब बन गई और माता पिता के होते हुए भी वो अनाथ बन गई। उसके कोमल मन ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। कोहिनूर के गले में सोने का एक लॉकेट था जिस पर कोहिनूर लिखा हुआ था। उसी के आधार पर उसका नाम कोहिनूर रख दिया गया। जो कपड़े वे पहन कर आई थी वो सबूत के तौर पर रख लिए गए। उसकी फोटो भी खिंच गई, क्योंकि देखने में ही कोहिनूर बहुत अमीर घर की लगती थी। कोहिनूर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी काफी अच्छे और महंगे थे। हो सकता है कभी कोहिनूर के माता पिता का पता चल जाए, तो इसलिए बात की परिस्थिति को देखते हुए सारे सबूत रख लिए गए थे। उधर वैभवी का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बच्ची के लिए दिन रात तड़प रही थी। तड़प तो रमन जी भी रहे थे, पर वैभवी के सामने ये दिखाने की कोशिश करते कि वे बहुत मजबूत हैं। और वो वैभवी को समझाते रहते, भगवान पर विश्वास रखो, हमारी कोहिनूर जरूर मिल जाएगी। वो वैभवी को एक आस देते और वैभवी उस आस की डोर को पकड़े रही। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया और इस बात को 22 साल बीत गए। वैभवी जी अब भी उस आस की डोर को पकड़े हुई थी कि मेरी कुहू एक दिन जरूर मिलेगी। अभय राजावत भी अब 22 साल का युवक बन चुका था और उसने हमेशा अपनी माँ को अपनी बहन के गम में टूटते देखा था। रमन जी ने हर संभव प्रयास किए, पर कोहिनूर को नहीं ढूंढ पाए। अब अभी भी अपनी बहन को ढूंढने का प्रयास करता रहता था। अर्जुन राठौर दिल्ली के नामी बिजनेसमैन विक्रम राठौर का इकलौता बेटा है।
अर्जुन दिखने में भी बिल्कुल एक मॉडल सा है। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। परफेक्ट हाइट, गोरा रंग और दिलकश अंदाज, खूबसूरत काले रेशम से बाल, नए नक्श भी गजब के थे। कॉलेज के दिनों में न जाने कितनी ही लड़कियों ने अर्जुन को प्रपोज किया था, पर उसका दिल आज तक किसी के लिए धड़का ही नहीं था। अर्जुन अपने आप में मस्त रहने वाला लड़का था। उसका अपने जीवन में कोई खास लक्ष्य ही नहीं था। दिन भर मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, रात को देर से घर आना और सुबह 10-11 बजे तक सोते रहना। आज भी उसे सोते हुए 11:30 बज गए हैं और जनाब अभी तक सो ही रहे हैं। अर्जुन उठ जाओ बेटा, बहुत लेट हो गया है। अर्जुन की माँ वसुधा जी उसे जगाती हैं। अर्जुन अभी सोने दो मॉम, थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। वसुधा जी उसके सिर में हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुम्हारे डैड का फोन आया था, वे घर आ रहे हैं, उन्हें अभी मुंबई के लिए निकलना है। अपने डैड का नाम सुनते ही अर्जुन फटाफट उठ जाता है और अपनी आंखें मसलते हुए बोलता है, कितनी जल्दी उठा देते हो, आप सोने भी नहीं देते हो। वसुधा जी हैरान होकर कहती हैं, जल्दी? 12 बजने वाले हैं और तुम्हें अभी जल्दी लग रहा है? इससे पहले तुम्हारे डैड आ जाए, उठ जाओ जल्दी। अर्जुन अपनी माँ को गले लगाते हुए बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर मॉम। वसुधा जी भी प्यार से कहती हैं, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अर्जुन तैयार होकर नीचे जाता है। तभी उसके डैड भी आ जाते हैं और अर्जुन को देखते हुए बोलते हैं, उठ गए नवाब साहब, कभी तो जल्दी उठ जाया करो। तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, 27 साल के हो चुके हो, कब अपनी जिम्मेदारी को समझोगे? अपनी छोटी बहन अवनी से ही कुछ सीख लो, तुमसे 2 साल छोटी है और पूरा ऑफिस का काम संभाल लेती है, और तुम तो बस ऑफिस वालों को शक्ल दिखाकर न जाने कहाँ गायब हो जाते हो। अर्जुन अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर उनकी बात चुपचाप सुनता रहता है। तभी वसुधा जी बीच में बोलती हैं, आपको लेट हो रहा है ना, आपको अभी मुंबई के लिए निकलना है। विक्रम जी गुस्सा करते हुए कहते हैं, आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। वसुधा जी बात को टालते हुए कहती हैं, हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगी इसे, आप चलिए, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। विक्रम जी अर्जुन को देखते हुए बोलते हैं, तुम आज एक काम करना, अवनी के साथ अनाथ आश्रम चले जाना। हर साल के पहले दिन हम वहां जाकर बच्चों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ और कल तक लौटूंगा, तो इस बार तुम और अवनी चले जाना। अर्जुन सर झुकाकर कहता है, जी डैड। विक्रम जी अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, उम्मीद करता हूँ ये काम तो कम से कम कर ही लोगे, और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन नाश्ता करने के बाद ऑफिस चला जाता है और सबसे पहले अवनी के केबिन में जाता है। अर्जुन बड़ा खुश होकर कहता है, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। अवनी अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, भाई मॉर्निंग तो कब से निकल गई, अब तो 1:30 बज गए हैं। अर्जुन कहाँ पीछे हटने वाला था, अपनी बात ऊपर रखते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं है क्या, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए गुड मॉर्निंग। अच्छा वह सब छोड़ो, ये बताओ कि डैड कोई अनाथ आश्रम जाने की बात कर रहे थे, तो तुम अकेले ही चले जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा। अवनी अर्जुन को धमकी देते हुए कहती है, ठीक है, मैं भी डैड को बोल दूंगी, तुम्हारे पास अनाथ आश्रम जाने का टाइम नहीं था। अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, डैड की चमची, बता कितने बजे चलना है। अवनी भी मुस्कुराकर कहती है, अब आए ना लाइन पर, 5:30 बजे चलना है। तभी अर्जुन का दोस्त प्रताप भी आ जाता है, जो अर्जुन के ऑफिस में ही काम करता है। अरे वाह अर्जुन, तुम आ गए, बड़ी जल्दी आए हो। अर्जुन खींच कर कहता है, हाँ अब तू ही बाकी रह गया था, तू भी सुना ले। प्रताप हंसते हुए कहता है, चल अब ज्यादा नौटंकी मत कर। अर्जुन प्रताप से कहता है, सुन, शाम को हमको अनाथ आश्रम चलना है, तो तू भी हमारे साथ चलना। हाँ अवनी बता तो रही थी, प्रताप जवाब देता है। फिर तीनों ऑफिस की और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। शाम को 5:30 बजे तीनों अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं। अवनी वंदना मैम को बच्चों के लिए लाए हुए गिफ्ट दे देती हैं। वंदना मैम ही आश्रम का पूरा काम काज देखती हैं। गिफ्ट्स देने के बाद तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी अर्जुन की नजर आश्रम के बाहर बने गार्डन में जाती है। वहां एक लड़की आश्रम के बच्चों के साथ खेल रही थी। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सूर्यास्त का समय था, चारों ओर सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। सूरज की लालिमा से मानो उस लड़की की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर रही थी। बच्चों के साथ वह भी बिल्कुल बच्ची लग रही थी और उसकी खिलखिलाती हंसी सुनकर तो अर्जुन के कदम चलते चलते रुक जाते हैं। वह उस लड़की को देखकर खो सा गया। उसकी नसें तो उस लड़की पर से हटी नहीं रही थी। इतनी प्यारी बिल्कुल गुड़िया सी लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। तभी अवनी ने
अर्जुन को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ भाई, चलिए ना। अर्जुन धीरे से बोलता है, कितनी प्यारी लड़की है यार। प्रताप को कुछ समझ नहीं आता। वह पूछता है, क्या बोल रहा है। अर्जुन लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, देख सामने। प्रताप कहता है, हाँ देख तो रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या। अर्जुन प्रताप को कोहनी मारते हुए कहता है, अबे लकड़ी का चश्मा लगा रखा है क्या। बच्चों को नहीं, लड़की की बात कर रहा हूँ। अब अवनी झल्ला कर कहती है, लड़की को छोड़ो और अभी चलो, मुझे लेट हो रहा है, बहुत काम करने हैं, आपके जैसे फ्री नहीं बैठी रहती हूँ। और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। लेकिन अर्जुन पलटकर उस लड़की को तब तक देखता रहता है जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अर्जुन की आंखों के सामने बार बार उसी का चेहरा आ रहा था। उसके कानों में उसकी खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी। अर्जुन का तो आश्रम से आने के बाद ही फ्यूज सा उड़ गया। वो तो बस जहां बैठा वहीं बैठकर उस लड़की के ख्यालों में खो गया। पता नहीं क्या था उस लड़की में कि उसका सुख चैन छिन गया। उसकी आंखों में नागिन की तरह उस लड़की का फोटो छप गया। दिल बेकरार हो गया। घर आकर भी अर्जुन खोया खोया सा रहा। रात को कहीं बाहर भी घूमने नहीं गया, वरना जो घर में टिक कर बैठ जाए वो अर्जुन नहीं। अर्जुन की गाड़ी भी उसका इंतजार करती रही, क्योंकि आज साल का पहला दिन था। और साल के पहले दिन तो अर्जुन रात में खूब घूमता फिरता था और पार्टी करता रहता था। पर फिर भी आज वे कहीं नहीं गया। अर्जुन साहब तो उस लड़की की एक झलक में ही मजनू से आगे चले गए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गए और उसका दिल इश्क के मैदान में झंडे गाड़ने के लिए तड़पने लगा। सारी रात उस लड़की के ख्यालों में खोने के बाद ही नींद उसकी आंखों तक पहुंच सकी। वो लड़की अर्जुन को शाम के समय ही मिली थी, तो अर्जुन हिसाब लगाकर अगले दिन शाम के समय उस लड़की को देखने की चाह में फिर से आश्रम की ओर चला गया। आज गार्डन में बच्चे तो खेल रहे थे, लेकिन वह लड़की वहां नहीं दिख रही थी। उस लड़की को वहां न देखकर अर्जुन का दिल बेचैन हो गया। अर्जुन वंदना मैम के पास गया और उसके बारे में पूछा, तो वंदना मैम ने उसे बताया कि वह इसी आश्रम में पली बड़ी है, पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने 14 साल की उम्र में ही 12वीं कर ली थी, तो सरकार की तरफ से उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली और 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिला। 10 साल बाद पिछले साल ही यहाँ वापस आई है। वो चाहती तो अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, लेकिन वे इस आश्रम में ही रहकर यहाँ सबकी सेवा करना चाहती है। बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ के बच्चों से बहुत प्यार करती है और सभी बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते हैं। वो रोज सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटा बच्चों के साथ बिताती है और फिर दिन भर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। रहती भी यही आश्रम में ही है। वंदना मैम से बात करने के बाद अर्जुन घर चला गया और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, क्यों वह उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा है, क्यों वो लड़की उसके दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रही है। आज भी रात को वह कहीं घूमने नहीं गया और जल्दी ही अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेटकर उसके ख्यालों में खो गया और सुबह जल्दी उठने का सोचकर सोचते सोचते सो गया। अगले दिन अर्जुन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर 7 बजे तक रेडी हो गया। अवनी और उसके मम्मी पापा अपने घर में बने गार्डन एरिया में चाय पी रहे थे। तभी अर्जुन भी वहां आ गया। उसे देखते ही वसुधा जी खड़े होकर उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। अर्जुन सक पका गया और बोला, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कोई परेशानी है क्या, वसुधा जी ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ऐसा क्यों पूछ रही हो मॉम। तभी अवनी अपनी टांग अड़ाती हुई बीच में बोली, सही तो पूछ रही है मॉम, आज तक आप इतनी जल्दी कभी उठे हो क्या, वह भी बिना उठाए। अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, तू चुप कर, मुझे कहीं जाना है इसलिए जल्दी उठ गया, हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है। अब वसुधा जी उत्सुक होकर पूछती है, कहाँ जा रहे हो। अर्जुन बात को टालते हुए कहता है, बाद में बताऊंगा, अभी लेट हो रहा है, बाय। और अर्जुन आश्रम के लिए निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर वह खुश हो जाता है, क्योंकि आज वो लड़की उन बच्चों के साथ खेल रही थी। उसने येलो कलर का एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की साइड में बनी बेंच पर बैठ गई। उसे बैठा देखकर अर्जुन उसके पास गया और बोला, हाय। उस लड़की ने बड़ी गौर से अर्जुन की ओर देखा और बोली, जी हमने आपको पहचाना नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पहचानोगे कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं। मेरा नाम अर्जुन है, और आपका। कोहिनूर, लड़की ने जवाब दिया।
अर्जुन को उसका नाम बहुत पसंद आया। जितनी वो प्यारी थी उतना ही उसका नाम भी प्यारा था। अर्जुन की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। पास से तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत थी। मासूम सा चेहरा, खूबसूरत कमर तक आते बाल, दिलकश आंखें, घनी पलकें और होंठ के ऊपर एक प्यारा सा तिल। वो तो उसके चेहरे में ही खो गया। कोई मेकअप नहीं चेहरे पर, फिर भी कितना खूबसूरत चेहरा है, कितनी सिंपल सी है। दिल कर रहा है कि इसको देखता ही रहूं, कभी इसके चेहरे से नजरें ही ना हटाऊं। यही सोचते सोचते वो उसके चेहरे में खो सा गया। फिर अर्जुन को कुछ होश सा आया तो उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, आपका नाम भी आपकी ही तरह बहुत खूबसूरत है। कोहिनूर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। अर्जुन ने बेंच की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल। अर्जुन बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, मैंने आपको परसों भी देखा था, लेकिन उस दिन मैं आपसे बात नहीं कर पाया और कल शाम को भी आया था तो आप मिले ही नहीं। काम की वजह से मैं बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाती, इसलिए साल के पहले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ ही बिताऊं। इसलिए मैं साल का अपना पहला पूरा दिन बच्चों के साथ बिताती हूँ और बाकी के दिन। कोहिनूर की बात बीच में काटते हुए अर्जुन बोल पड़ा, सुबह के समय आप बच्चों के साथ बिताती हो? जी आपको कैसे पता? कोहिनूर ने हैरान होकर पूछा। वे कल वंदना मैम ने बताया था, और भी बहुत सी बातें बताई थी आपके बारे में। अर्जुन ने जवाब दिया, आप हमारी जासूसी कर रहे थे क्या? कोहिनूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन कोहिनूर की बात सुनकर हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपसे बात करना चाहता था, इसलिए कल आया था। हमसे? हमसे क्या बात करनी थी आपको? कोहिनूर ने हैरान होते हुए पूछा। अर्जुन असक पका सा गया, उसको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था तो वो बोला, वो तो मुझे भी नहीं पता, बस उस दिन आपको देखा तो मन किया कि आपसे बात करूं। ठीक है, जब पता चल जाए कि क्या बात करनी है तो बता देना। अब हम चलते हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है। कोहिनूर ने खड़े होते हुए कहा। अर्जुन हड़बड़ाकर बोला, देखिए प्लीज, आप मुझे गलत मत समझना। जो इंसान जैसा होता है हम उसे वैसा ही समझते हैं। इतना कहकर कोहिनूर तो चली जाती है, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल छोड़ जाती है। अर्जुन पूरा दिन इस सवाल में ही उलझा रहा। उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। आखिर उसने मुझे क्या समझा होगा? अगर उसने मुझे गलत समझ लिया होगा तो? इसी उधेड़ बुन में रात हो गई। सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करते करते बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। फिर अगली सुबह जल्दी से जल्दी अर्जुन अनाथ आश्रम पहुंच गया। कोहिनूर उसे देखकर बोली, आप आज फिर? कल अपनी बात अधूरी रह गई थी। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। कौन सी बात? आंखें बड़ी करके कोहिनूर ने पूछा तो अर्जुन तो उसकी प्यारी सी आंखों में ही खो गया। फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, आपने बोला था ना कि जो जैसा होता है आप उसे वैसा ही समझते हैं, तो आप मुझे कैसा समझती हैं? जैसे आप हो वैसा ही समझती हूँ। कोहिनूर ने अर्जुन के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहा। अब अर्जुन ने अपने चेहरे को बहुत मासूम सा बनाकर कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। उसकी बात पर कोहिनूर को हंसी आ गई। अर्जुन तो उसकी हंसी को देखता रह गया और मन ही मन में कहने लगा, यार इसकी हंसी कितनी खूबसूरत है। तभी एक बच्चा उनके पास आता है और अपने साथ खेलने को बोलता है। कोहिनूर खेलने के लिए जाने लगी तो बच्चा अर्जुन का भी हाथ पकड़कर खेलने के लिए ले गया। कोहिनूर और अर्जुन दोनों ही बच्चों के साथ खेलने लग गए। अर्जुन को कोहिनूर और बच्चों के साथ खेलकर बड़ा अच्छा लगा। उसका तन और मन दोनों ही ताजगी से भर गए। अब अर्जुन रोज आश्रम आने लगा, बच्चों के साथ खेलता और फिर थोड़ी देर कोहिनूर से बात करता। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। एक दिन अर्जुन और कोहिनूर बात कर रहे थे, तभी अर्जुन के पास अवनी का फोन आया। वह उससे किसी मीटिंग में चलने की बात कर रही थी, तो अर्जुन ने उसे मना कर दिया और उसे अकेले जाने को बोल दिया। कोहिनूर उसकी बात सुनकर कहने लगी, आप क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे ये सब ऑफिस के काम पसंद नहीं है, मुझे अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, मुझे इन सब में नहीं उलझना। अर्जुन ने अपने हाथों को ऊपर ले जाकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, देखिए इंसान के लिए जितनी मौज मस्ती ज़रूरी है उतना ही काम भी ज़रूरी है, और हम किसी भी काम को मन से करेंगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। वो कहते हैं ना, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी मिले ना मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी, और अपने काम को इंजॉय करोगे तो लाइफ भी खुद ब खुद इंजॉय कर पाओगे। और ये बताइए, अगर आज आपके पापा ने काम नहीं किया होता तो क्या आप अपनी लाइफ इस तरीके से इंजॉय कर पाते जैसे अभी कर रहे हो?
आज पहली बार अर्जुन के सामने किसी ने बात सही तरीके से रखी थी। वह सोच में पड़ गया। वह कोहिनूर की बात से बहुत प्रभावित हो गया। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, देखता हूँ। कोहिनूर ने आगे कहा, हर इंसान को अपने जीवन में अपने कुछ लक्ष्य बनाने चाहिए। बिना लक्ष्य के इस मानव रूपी जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और जिस दिन हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, उस दिन हमें जो खुशी मिलती है, वही हमारे जीवन की असली खुशी होती है। कोहिनूर की बात सुनकर अर्जुन अफसोस जताते हुए बोला, अब मुझे समझ में आ गया है। कोई बात नहीं, देर से ही सही, आया तो सही। कोहिनूर ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, पहले भी आ जाता, अगर कोई आपके जैसे समझाने वाली मिल जाती तो। अर्जुन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तो अर्जुन की बात सुनकर कोहिनूर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बात करने के बाद कोहिनूर अपने काम पर चली गई और अर्जुन अपने घर। रात को डिनर पर अर्जुन के पापा अवनी को कहने लगे, अवनी बेटा, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम भी मेरे साथ चलना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। तभी अर्जुन भी बोल पड़ा, मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। अर्जुन की बात सुनकर अवनी के गले में खाने का निवाला अटक गया और उसे खांसी आने लगी। उसकी मम्मी उसे पानी देते हुए बोली, क्या हुआ? अवनी चौंककर कहने लगी, ये चमत्कार कैसे हो गया भाई? आप खुद बोल रहे हो मीटिंग में आने के लिए। वसुधा जी अवनी को डांटते हुए बोली, क्यों परेशान कर रही है उसे? बात तो सही बोल रही है अवनी, आज सूरज कहाँ से निकला? विक्रम जी भी बोले, हाँ भाई, एक के बाद एक झटके दे रहे हो, पहले सुबह जल्दी उठना और अब मीटिंग, क्या बात है? अवनी ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा, चलो देखते हैं कितने दिन का है ये सब। विक्रम जी ने अवनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि अर्जुन ये सब ज्यादा दिन करेगा। फिर सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्जुन रोज की तरह बिस्तर पर लेटकर कोहिनूर के ख्यालों में खो गया। तुम सचमुच कोहिनूर हीरा हो कोहिनूर, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सोचा। और उसके ख्यालों में खोए खोए पता नहीं कब उसे नींद आ गई। जब से उसने कोहिनूर के पास जाना शुरू किया था, उसने रात को बाहर देर तक रहना बंद कर दिया था। अब वह सुबह सवेरे उठने के लिए रात को जल्दी सोने लगा था। अगले दिन अर्जुन सुबह जल्दी तैयार होकर कोहिनूर से मिलने के बाद ऑफिस टाइम पर चला गया। ऑफिस में सभी अर्जुन को देखकर चौंक गए, क्योंकि अर्जुन पहली बार टाइम पर ऑफिस आया था। अब रोज सुबह अर्जुन कोहिनूर से मिलकर ऑफिस चला जाता था। ऑफिस के काम को अर्जुन ने बहुत जल्दी अच्छे से संभालना सीख लिया था। वह कॉलेज का टॉपर रहा था, बहुत इंटेलिजेंट था, पर जिम्मेदारी उठाने से बचता था। अर्जुन के डैड अब अर्जुन से बहुत खुश थे, क्योंकि ऑफिस के स्टाफ से वह काम और बेहतर तरीके से करवा रहा था, जिससे बिजनेस को बहुत फायदा पहुंच रहा था। एक दिन सुबह अर्जुन कोहिनूर से मिलने नहीं पहुंचा तो कोहिनूर बेचैन हो गई। उसके पास अर्जुन का नंबर भी नहीं था, वह फोन भी नहीं कर पाई। कोहिनूर समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसे अर्जुन के ना आने से इतना फर्क पड़ रहा है। शायद उसे रोज रोज अर्जुन से मिलने की आदत सी हो गई थी। वो पूरा दिन अर्जुन के बारे में ही सोचती रही। उसका दिल पूरे दिन बेचैन रहा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। रात को भी वह अर्जुन के बारे में ही सोचती रही। उसने बहुत कोशिश की कि अर्जुन का ख्याल उसके मन में ना आए, पर वह अर्जुन को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। रात को अर्जुन के बारे में सोचते सोचते वह सो गई। अगले दिन जैसे ही कोहिनूर ने अर्जुन को आते हुए देखा, वह दौड़कर उसके पास आ गई और पूछा, कल क्यों नहीं आए थे आप? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्यों, आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम क्यों आपका इंतजार करेंगे? वो तो ऐसे ही पूछ लिया। कोहिनूर ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहा, मुझे थोड़ा बुखार आ गया था। अर्जुन अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही कोहिनूर ने जल्दी से उसके माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, बुखार था तो फिर आपको तो आराम करना चाहिए था। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, बुखार था, अब नहीं है। परसों ऑफिस से आने के बाद दवाई ले ली थी और दवाई के कारण मैं कल सुबह बहुत लेट तक सोता रहा, इसलिए आ नहीं पाया था। फिर मॉम ने कल कहीं जाने भी नहीं दिया, पूरा दिन घर पर ही आराम कर रहा था। कोहिनूर तो बस अर्जुन की आंखों में खो गई। अर्जुन के स्पर्श से उसका रोम रोम खड़ा हो गया। अर्जुन के हाथों का स्पर्श उसे एक अलग सी खुशी दे रहा था। ऐसा आज उसके साथ पहली बार हो रहा था। कोहिनूर को खोया देख अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। कोहिनूर अर्जुन के पूछने पर हड़बड़ा गई और जल्दी से अपना हाथ अर्जुन के हाथों से अलग कर लिया और फिर अपने दिल की धड़कन को काबू में करने के लिए बच्चों की तरफ देखने लगी। अर्जुन भी बच्चों की तरफ देखने लगा। फिर दोनों जाकर बच्चों के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते अर्जुन के गालों पर मिट्टी लग गई।
कोहिनूर ने अपने हाथों से अर्जुन के गाल को साफ कर दिया। इस बार अर्जुन कोहिनूर को देखते देखते खो गया। कोहिनूर के उसके गालों को छूते ही अर्जुन के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक बच्चे की आवाज से उसे होश आता है। कुछ देर बाद अर्जुन ऑफिस चला गया और कोहिनूर भी चली गई। अर्जुन अपने केबिन में बैठकर उस पल को याद करके मुस्कुरा रहा था जब कोहिनूर उसके गालों की मिट्टी साफ कर रही थी। अर्जुन मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे अपने हाथ से अपने गाल को सहला रहा था। तभी उसे आवाज आती है, ये क्या हो रहा है भाई? उसने सामने देखा तो अवनी और प्रताप हंस रहे थे। अर्जुन ने हड़बड़ाकर पूछा, तुम कब आए? जब तू अपने गाल को सहलाकर हंस रहा था। प्रताप ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू चुप कर, कुछ भी बोलता है। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं भाई, कुछ तो बात है, आप बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। क्या बात है, ये सब कैसे? मुझे प्यार हो गया है। जब अर्जुन घिर चुका था तो उसने अवनी और प्रताप से साफ साफ कह दिया। ओहो, तभी तो बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। तो भाई फाइनली तुझे प्यार का बुखार हो गया है, जल्दी दवाई ले ले, नहीं तो तेरा बचना मुश्किल है, प्रताप ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा। तभी अवनी भी भाई को छेड़ते हुए कहने लगी, वाह भाई, जो काम पूरा खानदान मिलकर नहीं कर पाया वो उस अकेली ने कर दिया। कुछ तो बात है उसमें जो उसने अर्जुन राठौर को इतना बदल दिया। किससे हुआ है? हमें कब मिला रहे हैं उससे? फिर अर्जुन ने कोहिनूर के बारे में सब कुछ बता दिया और बोला, कल सुबह चलना तुम लोग भी मेरे साथ। प्रताप बोला, तूने उसको अपने दिल की बात बता दी क्या? नहीं, अभी नहीं बताया, हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चाहता था कि पहले हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएं, एक दूसरे को समझ लें, तो बताने में आसानी रहेगी। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वह भी मुझसे प्यार करने लगी है। ठीक है, कल हम भी देखते हैं अपनी होने वाली भाभी को, जिसने हमारे भाई को इतना बदल दिया। अगले दिन तीनों कोहिनूर से मिलने चले गए। प्रताप और अवनी को भी कोहिनूर बहुत पसंद आई। अवनी तो भोली भाली प्यारी सी कोहिनूर से मिलकर बहुत खुश थी। अवनी ने कोहिनूर को बताया कि कल अर्जुन का जन्मदिन है, उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं और आपको जरूर आना है। कोहिनूर कुछ सोचने लगी। अवनी ने उसे सोचता हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कल हमें बहुत जरूरी काम था, लेकिन कोई बात नहीं, वे काम हम सुबह ही कर लेंगे। और फिर उसने पार्टी में आने के लिए हाँ बोल दिया। फिर जाने से पहले उसने अर्जुन को बताया कि कल सुबह वह उससे नहीं मिलने आएगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि कल उसका बर्थडे है तो वह कोहिनूर को अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन कोहिनूर तो कल उससे मिलेगी ही नहीं। अर्जुन ये सुनकर बुझ सा गया। ऑफिस आकर भी उसका मन बहुत उदास रहा। अगले दिन अर्जुन दिन भर ऑफिस में उदास ही बैठा रहा। कोहिनूर से ना मिल पाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे कोहिनूर की बहुत याद आ रही थी। अवनी और प्रताप अर्जुन को उदास देखकर समझ गए कि आज अपने जन्मदिन वाले दिन कोहिनूर से सुबह को ना मिल पाने के कारण अर्जुन उदास है। अवनी और प्रताप बहाना बनाकर घर जल्दी निकल गए और कोहिनूर को भी आश्रम से ले लिया। उदास मन से रात को जैसे ही अर्जुन घर के अंदर पहुंचा तो देखा बहुत ही सुंदर सजावट हुई है और घर में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर कोहिनूर पर पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसका दिल किया कि वो अभी जाकर कोहिनूर को अपनी बाहों में भर ले। अर्जुन को तो असली खुशी कोहिनूर को देखकर मिली थी, सरप्राइज पार्टी से नहीं। कोहिनूर ने आज सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था, जिसमें वे बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। कोहिनूर अर्जुन के पास आई और उससे हाथ मिलाते हुए उसे बर्थडे विश किया। अर्जुन तो कोहिनूर का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे छोड़ता ही नहीं है। वो अपनी नजरें कोहिनूर से हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी और उसके होठों की मुस्कान कम नहीं हो पा रही थी। तभी प्रताप उसके पास आकर उसे छेड़ते हुए बोला, कोई हमें भी देख लो, हम लोग भी यही हैं। तुझे तो देख ही लूंगा मैं, तू कहीं भागा जा रहा है क्या? अर्जुन प्रताप को घूरते हुए कहता है। तभी वहां अवनी भी आ गई और अर्जुन को देखकर कहने लगी, क्यों भाई, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सुबह से देवदास बने बैठे थे, अब जाकर चेहरे पर हंसी आई है। अवनी ने कोहिनूर की तरफ देखते हुए कहा तो कोहिनूर शर्मा गई और नजरें झुका ली। अब अवनी ने शर्माती हुई कोहिनूर का हाथ पकड़ा और अर्जुन से बोली, भाई आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। और कोहिनूर को अपने साथ लेकर चली गई। थोड़ी देर में अर्जुन तैयार होकर आ गया। फिर पार्टी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने केक काटा। फिर सभी लोग अर्जुन को गिफ्ट्स देने लगे।
कोहिनूर ने अर्जुन को एक गिफ्ट देते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने ये ले लिया। अर्जुन को कोहिनूर की गिफ्ट खोलने की बेताबी हो रही थी। जैसे ही वे गिफ्ट को खोलने लगा तभी अवनी ने उसके पास आकर कहा, भाई ये गिफ्ट बाद में देख लेना, अभी मॉम बुला रही हैं, उनको आपको किसी से मिलवाना है। अर्जुन अपनी मॉम के पास चला गया। फिर वसुधा जी अपनी सहेली मिसेस कपूर और उनकी बेटी और बाकी सहेलियों को अर्जुन से मिलवाती हैं। फिर धीरे धीरे सभी लोग घर जाने लगते हैं। पार्टी खत्म होते होते काफी रात हो जाती है। अर्जुन कोहिनूर को अपनी कार से आश्रम छोड़ने जाता है। अर्जुन की नजर कार चलाते चलाते भी कोहिनूर पर थी। वह मन ही मन सोच रहा था, कितनी खूबसूरत है ये, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कितनी कशिश इसके चेहरे पर, दिल करता है बस इसे ऐसे ही देखता रहूं। अर्जुन को कोहिनूर से अपने दिल की बात भी बतानी थी, क्योंकि अब वह कोहिनूर के बिना तो रह ही नहीं सकता था। उसको तो कोहिनूर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ही दिनों में कोहिनूर अर्जुन के दिल की धड़कन बन गई थी। आज अर्जुन कोहिनूर को अब बस अपने दिल की बात बताना चाहता था और मौका भी अच्छा था, इसलिए वह कोहिनूर को बोला, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बताइए, कोहिनूर ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। जब मैं कॉलेज में था तो बहुत सारी लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन हाँ, मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। उन्होंने ही मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि कोई भी लड़की मेरे दिल को छू नहीं पाई। आप ये सब हमें क्यों बता रहे हो? कोहिनूर ने हैरानी से कहा। ऐसे ही मुझे लगता है आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। अब भी किसी ने प्रपोज किया है क्या आपको? नहीं, वो सब कॉलेज की बातें थी, कॉलेज छूट गया तो कॉलेज के साथ वो सब भी छूट गया। कॉलेज वाली लड़कियों के अलावा और भी कभी किसी ने प्रपोज किया है आपको? नहीं नहीं, कॉलेज के बाद तो कोई नहीं, अर्जुन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। कोहिनूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो आश्रम भी आ गया है, अब हम चलते हैं। कोहिनूर आपसे एक बात और कहनी थी, गाड़ी को रोकते हुए अर्जुन ने कहा। जी बोलिए, कोहिनूर ने अर्जुन की तरफ उत्सुकता भरी आंखों से देखकर कहा। अर्जुन आराम से बैठकर बात करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अंदर गार्डन में चलकर बात करें। ठीक है, ये कहकर कोहिनूर गाड़ी से उतर गई, पर उसके भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वो अर्जुन की गहरी नजरों को समझ रही थी। ऐसा ही हाल अर्जुन का था, उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। दोनों गार्डन में जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों खामोश थे। कोहिनूर ने थोड़ा सा हिम्मत करके पूछा, अब कहिए, क्या कहना था आपको? अर्जुन के दिल में बेहद हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में करके उसने कोहिनूर का हाथ पकड़ लिया और कोहिनूर की आंखों में देखकर कहा, कोहिनूर, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तभी कोहिनूर बिना कुछ बोले वहां से उठकर जाने लगी, तो अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, कोहिनूर कुछ तो बोलो। कोहिनूर ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, मैंने जो गिफ्ट दिया है वे देख लीजिएगा। फिर वहां से चली जाती है। कोहिनूर ने अर्जुन को क्या गिफ्ट दिया होगा? क्या वो अपने माता पिता से कभी मिल पाएगी? क्या अर्जुन के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? आखिर कोहिनूर क्या काम करती थी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के दूसरे पार्ट में। टिल देन बाय बाय।